अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर ने, हमिंग गर्ल ने और फ़ातिमा नदीम या खुशी फ़ातिमा, कुछ ऐसा नाम है। माज़रत, मैं भूल गई हूँ, मुकम्मल तौर पर मुझे नाम याद नहीं है। तो जनाब, इतने लोगों की फरमाइश पर यह नावल जो है शेयर किया जा रहा है। नावल का नाम है खुशबू का सफ़र, मुसन्निफ़ा है आलिया बुखारी और आज आप सुनने जा रहे हैं इसकी किस्त नंबर 3। और मुझे लगा था कि सैफ़ जो है वो शायद रोमाना का हीरो बनेगा, लेकिन वो तो पहले से ही शादीशुदा निकला। खैर, कामयाब शादी नहीं जा रही, हो सकता है कि आगे जाकर कोई सीन हो जाए, ये एक अंदाज़ा ही है मेरा। देखते हैं दुरुस्त होता है या गलत। बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। शहर के हालात कुछ गैर यकीनी से हो रहे थे। आउटडोर शूट्स के सारे इंतज़ामात मुकम्मल थे, मगर मजबूरन कैंसिल करने पड़े। रात गए ही ये फ़ैसला हो चुका था, मगर सुबह नाश्ते की मेज़ पर वो उसी तरह तैयार होकर आया था जैसे अमूमन अपने ऑफ़िस के लिए हुआ करता था। रफ़िया बेगम ने एक नज़र सैफ़ पर उसके सलाम का जवाब देते हुए डाली। दिल ही दिल में कुछ पढ़कर उस पर दम किया। पूछा कुछ नहीं। शहवार अभी अभी उठकर फ़ोन सुनने के लिए गई थी और मेज़ पर उसका अध खाया नाश्ता और अखबार के फिल्मी खबरों वाले सफ़हात बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। सैफ़ के चेहरे पर एक हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट उभरी। सुबह ही सुबह शोबिज़ से मुंसलिक अखबारात को तफसील से देखना शहवार की आदत थी। सैफ़ और उसके प्रोडक्शन हाउस से मुतल्लिक छोटी से छोटी खबर भी उसकी निगाहों से नहीं बच पाती थी। ये जानते हुए भी कि जिस माहौल से वो मुंसलिक है वहाँ से ज़्यादातर अफवाहों के जन्म लेने के लिए कोई दूसरा माहौल साजगार नहीं। वह हर छोटी से छोटी बात पकड़ती और हंगामा उठाए रखती। सैफुल इस्लाम अपने कैरियर के अरूज पर था। उसका काम आला सतह पर सराहा जाता था और ये कामयाबी उसकी शख्सियत को मज़ीद सेहरंगेज़ बनाई दे रही थी। लोग उसके बारे में जानना और पढ़ना चाहते थे। शोबिज़ से मुंसलिक रिसाले और अखबारात के सफ़हात में उसका जिक्र तसलसल के साथ रहा करता था। उसके काम के हवाले से उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता। वो अपने काम के बारे में बेहद फोकस्ड और उसका रवैया फितरतन मोहतात होता था। फिर भी कहीं ना कहीं उसके नाम के साथ किसी लड़की का नाम जोड़ लिया जाता। अपने कालम चटपटे बनाने के लिए किसी छोटी सी बात का सिरा पकड़कर लिखने वाला बड़े वसूख से इंकशाफात का दावा करता और कई बार नई आने वाली लड़कियां जिनमें टैलेंट का भी फुकदान होता और एतमाद का भी, वो भी अपना नाम किसी नुमाया हस्ती के साथ जुड़ने में अपनी कामयाबी समझकर ऐसी अफवाहों को हवा देने का काम करती। मगर ऐसी सारी बातों का दौरानिया बहुत कलील हुआ करता था। सैफ की तरफ से कोई रिस्पांस ना मिलने पर सारी अफवाहें खुद ही खामोशी से दम तोड़ देती। उसकी तरफ से ना तरदीद आती और ना तस्दीक। अपने साथ काम करने वाली ख़वातीन के साथ वो बहुत इज्जत के साथ पेश आया करता था। उसका रवैया बहुत दोस्ताना हुआ करता। उसको यकीन था कि जो काम वो लोग कर रहे हैं उसमें अच्छे रिज़ल्ट हासिल करने के लिए बेहतरीन टीम वर्क ज़रूरी है और यह तभी मुमकिन था कि पूरे यूनिट का माहौल बेहद रिलैक्स रहे। उसके सारे ताल्लुक़ काम के हवाले से थे। ज़ाती तौर पर कोई खातून या लड़की उसकी दोस्त नहीं थी। बेहद ग्लैमराइज्ड माहौल में रहने के बावजूद ये बड़ी अजीब सी बात थी। शहवार को यही अजीब बात हज़म नहीं हो पाती थी। उसे पूरा यकीन था कि सैफ इतना गहरा शख्स है जो अपनी सरगर्मियों की किसी को कानो कान खबर नहीं होने देता है। तुम्हारी अगली 2 सीरियल्स में फिर सारा अहमद वो ख़बरों की सुर्खियों पर नज़र दौड़ा रहा था जब उसने बेतुकेपन से रंगीन तस्वीरों से मुज़य्यन अखबार का सफ़ा उसके सामने फेंकने के अंदाज में डाला। तो सैफ ने अखबार के बजाय शहवार की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। कोई और लड़की क्यों नहीं मिलती तुम्हें? इस पर आखिर मेहरबानी क्यों है? सैफ ने एक गहरा सांस लेते हुए सामने रखे उस अखबार को हटाना चाहा, मगर वह उसे दोबारा रख चुकी थी। बेवकूफ़ी की बातें क्यों करती हो शहवार? सैफ का लहजा नरम था। पिछले चंद दिन खुशकिस्मती से घर में अमन व सुकून के गुजरे थे और वो हरगिज़ भी नहीं चाहता था कि माहौल में फिर से तल्खियाँ जन्म लेने लगें। सारा बासलाहियत लड़की है, काम को बेहतर तौर पर समझती है, तो जाहिर है वो हमारी पहली चॉइस है। पूरे शहर में एक वही बासलाहियत रह गई है और जो इतनी ढेरों लड़कियां और ड्रामों में आ रही हैं उनमें कोई सलाहियत नहीं दिखाई देती तुम्हें। अब कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं खुद सब कुछ समझती हूँ, तुम्हें तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं। यही तो सारी मुसीबत है कि तुम एक तरफ़ा मफरूज़े कायम कर लेती हो। कभी तो मेरी भी सुन लिया करो। उसके लहजे में कुछ अलग सा तासुर था। शहवार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वह हल्के से मुस्कुरा दिया। सुबह के इस बेहद खुशगवार वक्त में वो कितना फ्रेश और स्मार्ट लग रहा था। एक नरम सी जगमगाहट उसकी आंखों में जागती महसूस हो रही थी। एक बार तो शहवार का दिल भी अलग से धड़का।
یہ ہزاروں میں ایک دکھنے والا شخص اس کا اپنا شوہر ہے۔ یہ احساس کسی خوشکن انداز میں دل کو چھوتا تھا، بس لمحے بھر کے لیے۔ ہلکے سے سر جھٹک کر اس نے خود کو ایک کمزور لمحے کی گرفت سے نکالا۔ اب اگلی فیلڈ جو تم جوائن کرو گے وہ یقیناً اداکاری کی ہی ہوگی، بہت کامیاب رہو گے اس میں بھی۔ یہ پیش گوئی میں ہی کر دیتی ہوں۔ رفیہ بیگم نے بڑے رنج سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سیف کی طرف۔ وہ اسے کوئی جواب دینے کے بجائے ملازم کو ناشتے کے لیے کہہ رہا تھا، اور شہوار اتنی بے نیازی سے خود ناشتے میں مصروف ہو چکی تھی جیسے ناشتے کی میز پر اس کا شوہر نہیں بلکہ کوئی غیر متعلق شخص بیٹھا ہو۔ ایسے فساد وہ اٹھائے رکھتی تھی، اس لحاظ سے خاموشی کا یہ واقعہ بڑی عافیت کی گھڑی محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بھی رفیہ ماں تھیں، سیف کی یہ منتشر زندگی ان کا دل ہر پل دکھاتی تھی۔ میں خود پراٹھا بنا کر لاتی ہوں تمہارے لیے، کتنے دن ہوئے گئے ڈھنگ سے ناشتہ کیے ہوئے۔ وہ خود ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کئی دن سے ناشتے کی میز پر شروع ہونے والی چک چک سے گھبرا کر سیف صرف ایک گلاس جوس پی کر گھر سے نکل رہا تھا، اور کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں۔ حالانکہ وہ لاکھ کہتا تھا کہ وہ وزن بڑھنے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، مگر انہیں ذرا بھی یقین نہیں آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ سیف کے منع کرنے کے باوجود خود اٹھ کر کچن میں جا چکی تھی۔ شہوار اسی اطمینان سے ناشتہ کیے گئی۔ ان ماں بیٹے کی بحث کو اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ اس کے سامنے رکھے برتنوں میں اب بھی بہت کچھ تھا۔ بھوک اس کا بڑا مسئلہ تھی جسے وہ کبھی کنٹرول نہیں کر پاتی تھی۔ کھانے کے مقررہ اوقات کے علاوہ بھی دن میں کتنی ہی بار وہ میونیز کیچپ سے بھرے ہوئے برگر کھاتی تھی۔ نتیجتاً پچھلے چند سالوں میں اس کا وزن بری طرح بڑھنا شروع ہو چکا تھا، مگر وہ ذرا بھی ڈائٹ کانشیس نہیں ہو پائی تھی۔ سیف نے ایک خاموش سی نگاہ اس پر ڈالی۔ قریب رکھے جوس کے جگ میں سے وہ شاید اب تیسرا گلاس بھر رہی تھی۔ تمہاری امی کو ہر وقت تمہارا ہی غم کھاتا رہتا ہے۔ جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے ایک گھٹیا سی مسکراہٹ شہوار کے چہرے پر آئی۔ یہ میری بد نصیبی ہے کہ اس عمر میں وہ میری وجہ سے فکر مند رہتی ہیں۔ سیف کا لہجہ سپاٹ ہو چکا تھا۔ کئی دن چھائی رہنے والی تلخی کے بعد دل و دماغ سکون کے چند پل چاہتے تھے، اور ایسا تبھی ممکن ہو پاتا تھا جب یا تو گھر سے مکمل طور پر وہ باہر رہے، یا پھر گھر میں شہوار کے ساتھ ایسی کوئی نوبت نہیں آنے دے جو پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو۔ مگر بات اس کے موقع دینے نہ دینے سے نہیں بنتی تھی۔ شہوار کے لیے بنا کسی بات کے بھی یہ سب کچھ کرنا بے حد آسان تھا۔ ایک بد نصیبی تم، اور اس سے بھی بڑی بد نصیبی میں، جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس گھر میں لے کر آئیں۔ وہ بڑے زور سے ہنسی تھی، اور جب بھی وہ اس کمینگی کے ساتھ مسکراتی یا ہنستی تھی تو سیف کا دل بے ساختہ ہی چاہتا تھا کہ بغیر لحاظ کے وہ اس کے کس کر ایک تھپڑ تو لگا ہی دے۔ تمہیں امی سے آخر کیا پرخاش ہے شہوار؟ ان کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو؟ وہ بے ساختہ ہی کہہ گیا، اور کہنے کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ماحول کو اپنی مرضی کی سمت موڑنے کی لگام ایک بار پھر شہوار کے ہاتھوں میں جا چکی تھی۔ وہ کیوں نہیں پیچھا چھوڑ دیتی میرا؟ کتنا جئیں گی آخر؟ دن رات لوگ مر رہے ہیں مگر یہ ہیں۔ بکواس بند کرو۔ وہ بڑے تیش میں اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس پر ذرا جو اثر ہوا ہو۔ وہ سیف کے سامنے ڈرنا تو دور کی بات کبھی گھبرائی بھی نہیں تھی۔ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری طرح منافقت سے کام نہیں لیتی، ورنہ کیا تمہارے دل میں میری ممی کے لیے ایسی ہی خواہش نہیں پیدا ہوتی؟ وہ پھر سے بریڈ سلائس پر کوئی اسپریڈ لگا رہی تھی، اور لہجے میں اپنی کہی بات کا یقین تھا کہ اس نے سیف کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ خدا نہ کرے جو میں کسی کے لیے بھی اتنے گرے ہوئے انداز میں سوچوں۔ شہوار کی بات پر اب حیرت نہیں صرف افسوس ہوتا تھا۔ پھر وہی منافقت۔ تم جس دن سچ کو برداشت کرنے اور اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے سیف، اس دن میری اور تمہاری دونوں کی نجات ہو جائے گی۔ رفیہ بیگم ملازم کے ساتھ اندر آ رہی تھی۔ کھڑے کیوں ہو گئے بیٹا؟ آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ شہوار کے لبوں پر مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، دیکھو میں نے خود بنایا ہے، آملیٹ بھی اور پراٹھے بھی، تم تو بہت شوق سے کھاتے تھے۔ رفیہ بیگم کے اشارے پر ملازم ٹرے سے وہ خوشبو اڑاتا ناشتہ میز پر رکھ چکا تھا، مگر وہ یوں ہی ساکت سی نگاہوں سے شہوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اصل میں آپ کے بیٹے نے اب دوسرے شوق پال لیے ہیں۔ پراٹھے آملیٹ کا زمانہ تو گیا۔ اپنے آگے پلیٹ کھسکا کر وہ بالآخر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بھی کچھ کھا لو نا، رفیہ بیگم کمال ضبط سے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگی۔ حالانکہ کتنی ہی دیر سے وہ صرف اسی شغل میں مصروف تھی، پھر بھی وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور تھیں۔ شہوار کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی۔ یہ میرا گھر ہے اور مجھے یہاں کھانے پینے کے لیے کسی کا احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری جب اور جس وقت مرضی ہوگی میں کھا پی سکتی ہوں۔ رکھائی سے کہتی ہوئی وہ لاؤنج سے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ آپ دل پر مت لیا کریں، اور نہ ہی آپ کو ضرورت ہے اس سے بات کرنے کی۔ چلے آئیں، میں اور آپ مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ محبت سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیف نے انہیں اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ پراٹھے خستہ اور گرم تھے اور آملیٹ خوش ذائقہ۔
सैफ खाते खाते तारीफ करता गया बिला थकान, और वो मुस्कुरा कर उसे देखी गई। एक दूसरे का दिल रखने की मालूम नहीं किसकी कोशिश ज़्यादा कामयाब थी। बाकी सारा वक्त उन दोनों में से किसी ने भी शहवार के बारे में कोई बात नहीं की। अजीब बात थी, वो लोग उसके नाकाबिले बर्दाश्त रवैये को झेलते तो थे, मगर उसे डिस्कस करने से हत्तल इम्कान परहेज़ करते थे। इस तरफ एक ऐसी गहरी मायूसी थी जो ऐसे किसी भी जिक्र को लाहासिल बनाए रखे हुए थी। नाश्ते से फारिग होकर सैफ को ऑफिस के लिए उठता देखकर रफ़िया बेगम को हैरत हुई। आज भी जाओगे? जी अम्मी, मगर आज तो तुम्हारा स्टाफ भी नहीं पहुंच सकेगा। ट्रांसपोर्ट भी सुना है कम चल रही है। थोड़े बहुत लोग तो पहुंच ही जाएंगे अम्मी, जो ज़्यादा दूर नहीं है। ज़ुबैर तो पहुंच रहा है, कुछ और भी हैं, खासा काम निपटाना है। वो उन्हें तसल्ली देता हुआ बैरूनी दरवाजे की जानिब पड़ गया। रफ़िया बेगम भी साथ थी। महरीन का फ़ोन आया था। अच्छा, कैसी है वो? मैं तो कितने ही दिन से उससे बात भी नहीं कर सका। वो फ़ौरन ही रुका। सुबह से शायद पहली बार वो इस तरह खुलकर मुस्कुराया था। और वो उसकी छोटी, क्या हाल है उसका? ठीक है सब। उन्होंने जैसे एक ठंडी सांस अंदर उतारी। तुम्हें पूछ रही थी, कह रही थी कि भाई का बहुत बहुत ख्याल रखा करें, ज़्यादा काम ना करने दिया करें। सैफ हंस दिया। पागल है बिल्कुल, उससे कहें अपने घर और बच्चे की फ़िक्र किया करें। हम लोग यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उसे क्या पता नहीं है कि कितने ठीक ठाक हैं? ना चाहते हुए भी आज़र्दगी छलकी। अम्मी छोड़ें भी, सब चलता है। और महरीन तो वैसे ही इतनी दूर कनाडा में बैठी है। अगर हमारी फ़िक्रों में ही मुब्तला होती रही तो अपनी जिम्मेदारियां कैसे पूरी कर पाएगी? उसे इत्मीनान दिलाती रहा करे। देखिए, मैं खुद किसी वक्त आज उससे बात करूँगा। अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। शहवार की बख्शी हुई तलखी को उसने ज़िंदगी का एक हिस्सा ही समझा था, पूरी ज़िंदगी नहीं, वरना शायद काम के सिलसिले में वो अपनी आला तरीन सलाहियतों को कब का खो चुका होता। रफ़िया बेगम खुद उसी को देखकर हौसला पकड़ती थी। जाओ, फ़ी अमानिल्लाह। परेशान मत हुआ करें और बस अब आराम करें, फजर से भी पहले उठ जाती हैं। गाड़ी में बैठते हुए उसने उन्हें एक बार फिर आराम की हिदायत की। सामने गार्ड गेट खोल रहा था। घर से निकलकर मेन रोड तक आते हुए वो मुस्तकिल उनके बारे में सोचे गया। शहवार के साथ सबसे ज़्यादा वक्त उनका ही गुजरता था। कितने साल से वो घरेलू माहौल में उस नाकाबिले बर्दाश्त दबाव को झेल रही थी। सैफ को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अम्मी पर दुख होता था। एक फ़ैसला जो महज शराफत और नेक नियति के तौर पर किया गया था, उस वक्त भी कठिन था और बाद में भी एक मुस्तकिल खिराज था जो ज़िंदगी ले रही थी। ऑफिस में आज कतरे सन्नाटा था और उसका ख्याल था कि इल्तवा में बड़े कुछ काम फुर्सत की इस दौरानिए में निपटाए जा सकते हैं। उसका ख़ास असिस्टेंट ज़ुबैर उससे पहले आ चुका था और चंद दूसरे लोग भी। चंद नए प्रोजेक्ट की तफसीलात तय हुई थी और 2-3 चीज़ों पर डबिंग का काम बाकी था। बिना मज़ीद वक्त ज़ाया किए उसने स्टाफ के हिसाब से तरजीहात मुकर्रर की। उसके स्टाफ की कारकर्दगी मिसाली थी और सैफ का उन पर भरपूर एतमाद काम की रफ्तार को और तेज़ कर देता था। थोड़ी ही देर में वो मुतमईन होकर जावेद साहब के साथ आ बैठा। वो उसके साथ काम करने वाले काबिल तरीन ड्रामा डायरेक्टर थे। सैफुल इस्लाम के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाले कई बेहतरीन ड्रामे उनके क्रेडिट पर थे। आजकल भी उनका एक बड़ा नुमाया सीरियल एक निजी चैनल पर आना शुरू हो चुका था। सैफ के लिए वो एक ज़ाती दोस्त थे। खुद उसने खासे गैप के बाद एक टेली प्ले पर काम शुरू किया था। इब्तदाई मरहले तय पा रहे थे। मरकज़ी किरदारों के लिए इंतखाब तो पहले ही हो चुका था, मगर अब भी कुछ रूल्स बाकी थे। जावेद साहब से वो इस मौजू पर बातचीत कर रहा था। ये 1-2 किरदार इस नौयत के हैं कि इसमें कम सलाहियत वाली लड़की भी चल जाएगी, बस शक्ल कुछ बेहतर हो, थोड़ी मॉडर्न नज़र आ सकती हो। जावेद साहब स्क्रिप्ट पर निगाहें जमाए हर किरदार की तफसीलात जांचने में मसरूफ़ थे। किसी को शुक्रगुजार होने का मौका देना हो तो उसे इस रोल में फ़िट कर दो। तहमीना सरदार, ज़ुबैर ने उसे फौरी तौर पर बड़ा मौजू नाम याद दिलाया। वो वाकई इस जगह बड़ी परफेक्ट साबित हो सकती है, किरदार की डिमांड के ऐन मुताबिक। अदाकारी तो उसके बस का रोग नहीं है, मगर चलो, जहां और बहुत से ऐसे लोग स्क्रीन पर जगह बनाए हुए हैं उसका भी भला हो जाएगा। जावेद साहब ने भी नीम रजामंदी का इजहार किया तो वो भी मुस्कुरा दिया। तहमीना का मोबाइल नंबर उसके पास था, जो खुद उसने बड़े इसरार के साथ ऐड करवाया था। बेचारी बहुत चक्कर लगाती है आए दिन, चलो खुश हो जाएगी। सैफ ने यही सोचते हुए तहमीना के नंबर पर कॉल मिलाई। ज़ुबैर को याद आया कि कुछ दिन पहले भी वो तहमीना के लिए कोई गुंजाइश निकालने की बात कर रहा था। तब उसे लगा था कि शायद आदत के बरखिलाफ सैफ तहमीना को कोई बड़ा फेवर देने वाला है, मगर ऐसा नहीं हुआ था। सैफुल इस्लाम के प्रोडक्शन हाउस में हमेशा सलाहियत का ही सिक्का चला था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपने याद किया है। दूसरी तरफ फ़ोन फ़ौरन ही रिसीव हुआ था। सैफ हल्के से मुस्कुरा दिया। हालांकि बहुत दिन से आपकी तरफ आने का सोच रही थी, मगर फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी। खैरियत तो रही है ना सब? उसने मुरव्वतन पूछा। आपकी दुआ से। वो खिलखिलाकर हंसी थी।
وہ عام طور پر خوشگوار موڈ میں ہی رہتی تھی اور لمبی لمبی باتیں کرنے کی عادی تھی۔ سیف کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا، مگر اس کا اپنا ٹائم بے حد قیمتی تھا۔ تہمینہ، آپ کے لیے ہمارے پاس ایک رول ہے، اگلے ڈرامے کے لیے اگر آپ کی دلچسپی ہو تو۔ وہ خواتین کے ساتھ خاص طور پر بے حد شائستگی کے ساتھ بات کرتا تھا اور اس وقت اسے پورا یقین تھا تہمینہ اس کی آفر کو سنتے ہی خوشی کا اظہار کرے گی۔ اس ایک جملے کو سیف کے منہ سے سننے کے لیے آخر وہ اتنے مہینوں سے منتظر تھی۔ ابھی فوری طور پر تو مشکل ہے سیف صاحب، ویسے رول کیا ہے؟ رول؟ اس بے حد غیر متوقع جواب پر سیف کو حیرت کا سامنا تھا۔ میرا مطلب ہے لیڈنگ رول ہے تو ٹائم ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اصل میں مصروفیت ہی کچھ اتنی بڑھ گئی ہے۔ آپ تو میرے محسن ہیں، انکار کی مجال تو نہیں۔ اس بالکل چھوٹے سے وقفے میں جب تہمینہ نے اپنی بات مکمل کی، سیف اپنی حیرت پر قابو پا کر اچھی طرح اندازہ کر چکا تھا کہ اسے کوئی بڑا بریک مل چکا ہے۔ کوئی بڑا سیریل سائن کر لیا ہے آپ نے؟ وہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنسی۔ بس جی، قسمت کبھی تو مہربان ہو ہی جاتی ہے۔ آدھے سے زیادہ شوٹنگ ملائیشیا میں ہے، اس مہینے کے آخر میں یونٹ جا رہا ہے۔ چلے میری طرف سے بے حد مبارکباد قبول کریں۔ اس نے پورے خلوص کے ساتھ مبارکباد دی۔ تہمینہ بہت خوش تھی۔ فنکشن میں اس رات وہ جس پلاننگ کے ساتھ شریک ہوئی تھی وہ پوری طرح کامیاب رہی تھی۔ اس رات اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ چند نئے کانٹیکٹس ڈھونڈے تھے جو کام کے حوالے سے چاہے اتنی اچھی شہرت نہیں رکھتے تھے مگر کام کر رہے تھے۔ پچھلے چند سالوں سے جو بے تحاشا پیسہ اس فیلڈ میں آیا تھا، تھوک کے حساب سے بنتے یہ سوپ اسی کی دین تھے۔ تہمینہ کی دی ہوئی تفصیل کا بھی لب لباب یہی تھا۔ بقول اس کے وہ مرکزی کردار میں کاسٹ کی گئی تھی اور جلد ہی اور پروجیکٹ بھی سائن کرنے والی تھی۔ لیکن ہم پر حق آپ کا ہے، ملائیشیا سے آتے ہی میں سب سے پہلے آپ کے لیے وقت نکالوں گی۔ سیف نے اپنی ہنسی کو بمشکل روکا۔ نہیں، میرا پلے تو رہنے دیں، اس کا کام تو اب شروع ہونے والا ہے اور ویسے بھی وہ رول خاصا چھوٹا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ایک بڑے رول کو کر لینے کے بعد تو آپ کو خود ہی اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے بالکل تہمینہ کی فطرت کے مطابق بات کی۔ اچانک ملنے والی کامیابی کے بعد وہ کافی عرصے تک زمین اور آسمان کے بیچ معلق رہنے والی تھی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں مگر آپ کے ساتھ کام کرنے کی بات اور ہے۔ پلیز آئندہ میرے لیے کوئی اچھی سی گنجائش ضرور نکالیے گا۔ سیف کو لگا جیسے اس بار تہمینہ بھی اسے صرف مروتاً ہی کہہ رہی ہے۔ اس کی آواز میں ایسی کھنک محسوس ہو رہی تھی جو بڑے گہرے اطمینان کی دلیل ہوتی ہے۔ ابتدائی سفر میں تہمینہ وسوسوں اندیشوں سے الگ تھلگ مسرور تھی۔ جو بھی تھا سیف کو اچھا لگا۔ چھوٹی سے چھوٹی کامیابی بھی جو پہلا تحفہ انسان کو دیتی ہے وہ خود اعتمادی ہے۔ اس خود اعتمادی کے مثبت اور منفی پہلو کہیں دور آگے جا کر کھلتے ہیں۔ سیف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون بند کیا۔ آج سمیہ صبح سے ہی روما کے گھر آئی ہوئی تھی۔ چھٹی کا دن تھا اور معمولات روزانہ سے مختلف۔ دادی کو گھر میں دوسروں کی موجودگی میں بڑا ایمرجنسی کا سا احساس رہتا تھا۔ ناشتے میں اہتمام، کھانے پر بھی دعوت کا سا سما، صفائی ستھرائی کا خاص خیال اور وقت بے وقت آنا تو انہیں ویسے ہی پسند نہیں تھا۔ سمیہ نے صبح سے آ کر جو لاؤنج میں دھرنا جمایا انہیں ظاہر ہے کہ برا لگنا ہی تھا۔ دن کے وقت لاؤنج صرف اتوار کے دن ہی آباد رہتا تھا۔ آج سمیہ کی مہربانی سے وہ رونق بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ابا اور ہارون دونوں میں بڑا لحاظ تھا۔ سمیہ کو لاؤنج میں کتابیں پھیلائے دیکھ کر ابا تو اسے دعا سلام کر کے اپنی اسٹڈی میں جا بیٹھے تھے اور ہارون جو قدرے دیر سے اٹھا تھا یوں ہی رسمی سی 2-4 باتیں کر کے اپنے کمرے میں واپس چلا گیا تھا۔ ناشتہ بھی اس نے وہیں منگوا لیا تھا۔ گھر پورا ہفتہ دن بھر خاموشی میں ڈوبا رہتا تھا۔ دادی اتوار کے دن کا بے تابی سے انتظار کرتی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں، خاندان کے قصے، سیاست، سبھی کچھ چلتا تھا۔ آج سمیہ صبح 9 بجے کی آئی بیٹھی تھی۔ روما کی بالکل بھی تیاری نہیں تھی۔ آج میں سارا دن لگ کر اسے کچھ کام تو مکمل کرواؤں گی ہی۔ دادی کے یہ پوچھنے پر کہ آخر اتوار کو وہ کیسے صبح جلدی اٹھ گئی، اس نے یہی جواب دیا تھا۔ آئی بڑی استانی کہیں گی۔ دل ہی دل میں تو وہ خوب ہی چلی مگر بظاہر مسکرا دیں۔ تو بیٹا آج اتوار کا دن تو چھٹی کا ہے، کیوں خود کو تھکاتی ہو؟ کسی اور دن پڑھا لینا روما کو۔ ہفتے بھر فرصت نہیں ملتی دادی، اگر آپ ڈسٹرب ہو رہی ہیں تو میں اسے اپنے گھر لے جاؤں۔ پتہ نہیں کیسے وہ قریب قریب درست اندازہ لگا رہی تھی۔ دادی الٹا خود ہی گھبرا گئیں۔ نہیں نہیں، وہاں کیا کرو گی، یہیں پڑھ لو۔ روما کے سمیہ کے ساتھ چلے جانے کا مطلب تھا گھر میں مزید بے رونقی۔ چند منٹ وہ یوں ہی خاموشی سے بیٹھی سمیہ کو دیکھی گئیں جو واپس سامنے پھیلائے ہوئے نوٹس پر جھک چکی تھی۔ سرخ رنگ کے امتزاج والا سوٹ اس پر بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ سمیہ کی رنگت صاف تھی اور نقوش بھی بڑے جاذب۔ اسٹیپ میں کٹے ہوئے بال کندھوں سے ذرا نیچے تک آتے تھے جن سے اٹھتی دل فریب مہک وہ اس کے قریب بیٹھی محسوس کر رہی تھی۔ سمیہ پرکشش لڑکی تھی۔ سمیہ سے جو انہیں کبھی کبھی چڑ سی ہونے لگتی تھی اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ وہ پرکشش تھی۔ روما کے ساتھ ہوتی تو اور بھی حسین لگتی۔ دادی اس وقت ذرا تفصیل سے دیکھ رہی تھی تو انہوں نے اس کا ہلکا ہلکا سا کیا میک اپ بھی نوٹ کر لیا۔
बार बार झुकने से उसके बाल सामने गिरने लगते थे, जिन्हें वो हल्की सी जुम्बिश से पीछे करती तो वो फिर सामने चेहरे पर आ जाते। लिखते लिखते ज़रा रुककर समिया ने हाथ में थामा पॉइंटर मुंह में दबाया और बालों को समेटकर एक गिरह सी बांध ली। अतराफ से लटे उसके चेहरे और गर्दन को छू रही थी। उसकी दिलकशी में और भी इजाफा होने लगा। दादी ना चाहते हुए भी उसका मवाजना रोमा से करती थी। जब वो दोनों कम उम्र थीं तब तो उन्हें इतना महसूस नहीं होता था, मगर अब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उन दोनों की शख्सियतों में बड़ा गहरा तजाद महसूस होता था, जो रोज़ बरोज़ और भी बढ़ रहा था। हालांकि इस वक्त भी रोमा उसके साथ ही बैठी थी, मगर जैसे बिल्कुल ही पस मंज़र में थी। बाल उसके भी बेहद घने और खूबसूरत थे, मगर खुद दादी खूब तेल डालकर चोटी बांधने का हुक्म सादिर करती थी। रोमा की हुक्म अदूली का सवाल ही नहीं उठता था। उसकी सांवली रंगत तेल चुपड़े बालों की वजह से और भी मांद पड़ती महसूस होती थी। रंग वो आम तौर पर हल्के ही लेती थी। इस वक्त भी जाने कौन सा फीका सीठा सा रंग पहने बैठी थी। दादी ने बैठे बैठे फैसला किया कि कल ही बाजार जाकर वो खुद रोमा के लिए कपड़ों के रंग पसंद करेंगी और उसकी एक नहीं चलने देंगी। समिया की किसी बात पर वो हल्के से हंसी तो दादी भी चौंक कर उठने लगी। दादी, बुआ से कहिएगा ज़रा जूस भिजवा दें। उन्हें उठता देखकर रोमा कहने लगी। एप्पल जूस दादी, ऑरेंज का मुझे पसंद नहीं है। समिया ने फ़ौरन ही अपनी पसंद नोट करवाई। यहाँ वो उसी बेतकल्लुफ़ी का बर्ताव किया करती थी। नाश्ता भी थोड़ी देर पहले उसने ख़ास अपनी पसंद का बनवाया था। दादी को देखकर इत्मीनान हुआ था कि उसके साथ रोमा ने भी बड़ी खुशी खुशी नाश्ता किया था। आम तौर पर वो पूरी कोशिश करती थी कि नाश्ते को सिरे से गोल ही कर दिया जाए, लेकिन समिया के साथ उसकी पूरी केमिस्ट्री ही बदल जाती थी। दादी तंग दिल नहीं थीं, वो अब्दुल अजीज़ और अमीना की बहुत दिल से कदरदान थीं और शुक्रगुजार भी। रोमा को उसकी माँ के इंतकाल के बाद संभलने में जिस तरह उन्होंने मदद दी थी, उस मोहब्बत के लिए शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत छोटा पड़ता था। रोमा के हवाले से दादी को समिया भी अजीज़ थी। अक्सर जब वो रोमा के लिए कुछ लाती तो समिया को भी ज़रूर ही याद रखती। तब्दीली तो उनमें कुछ सालों में आई थी। रोमा से बेपनाह मोहब्बत उन्हें तंग दिली पर मजबूर करने लगती थी। बार बार ऐसा लगता जैसे समिया जानबूझकर उस पर हावी रहने की कोशिश करती है। वहम था या सच्चाई, उन्हें बहरहाल बुरा तो लगना ही था। तुम्हारी ज़िंदगी भी कितनी शानदार है रोमा। बस ऑर्डर किया और तामील हो भी गई। जूस का गिलास उठाते हुए समिया ने हस्बे आदत रश्क का इजहार किया। तुम्हें तो अंदाज़ा ही नहीं है कि मनपसंद चीज़ों के लिए इंतज़ार करना कितना तकलीफ दे होता है। फरमाइशें तो तुम्हारी भी सारी पूरी करती हैं अमीना चाची, फिर इतनी ठंडी सांसें भरने की क्या ज़रूरत है। छोड़ो, अभी रहने दो। सामने रखी फाइल को उंगलियों से बजाते हुए वो जैसे खुद अपने हाल पर मुस्कुराई। मैं क्या और मेरी फरमाइशें क्या, और अम्मी बेचारी मेरी क्या फरमाइशें पूरी कर सकती हैं। उनके बस में है ही क्या। लिहाफों और रज़ाइयों के पैसे मिल गए तो मेरे सर्दियों के कपड़े बना देती हैं। गर्मियों में सिलाई कढ़ाई का काम मुनासिब मिल गया तो गर्मियाँ ज़रा आसानी से निकल गईं। अपनी बात कहकर वो ज़ोर से हंस पड़ी। रोमाना के चेहरे पर सुर्खी फैलने लगी। समिया जब भी अपने हालात पर तनकीद करती उसे अच्छा नहीं लगता था। इसमें कौन सी बुरी बात है। शुक्र करो हम लोग हज़ारों से बेहतर हाल में रह रहे हैं, वरना बहुत सौ को सिर्फ तुम, मैं नहीं। समिया की उठी हुई उंगली ने उसे बात बीच में ही छोड़ने पर मजबूर किया। और ये तुम दौलतमंदों वाली मखसूस इनकसारी मत बरता करो। ये भी बड़ा ट्रेंड चल निकला है आजकल के। देखो जी, हम इतनी टॉप चीज़ होते हुए भी कितने डाउन टू अर्थ हैं। रोमाना मुंह खोले हैरत से उसे तके गई। समिया के कम्प्लेक्सेस नए नहीं थे, पर अब जिस तरह वो उसे बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाती थी, यह सिलसिला कुछ अरसे पहले ही शुरू हुआ था। कैसी बातें करती हो समिया, मैं भला खुद को क्या समझूंगी, मुझ में खूबी ही क्या है। रोमा को बड़ी दुख भरी हैरत ने घेरा था। समिया को खुद भी चंद मिनटों में उसकी कैफियत का अंदाज़ा होने लगा। वो चुपचाप किताब में मुंह दिए बैठी थी और जूस से भरा हुआ गिलास भी उसके करीब वैसे का वैसा ही रखा था। अच्छा सॉरी। बहुत मुलायमत से उसने अपना हाथ रोमाना के कंधे पर रखा। मैं तुम्हें थोड़ी तकलीफ़ पहुंचाना चाह रही थी, बस आदत हो गई है हर वक्त कुड़ते रहने की। और अब तुम भी अगर मेरी बातें दिल पर लोगी तो मेरा तो हो गया गुजारा। अम्मी वैसे ही नाला रहती हैं मुझसे। वो इतनी बेचारगी से अपनी सफाई पेश कर रही थी कि रोमा को मुस्कुराहट जब्त करना मुश्किल होने लगा। बस ख़त्म करो ये ड्रामा, वो कहती हुई उठ खड़ी हुई। दादी अपने कमरे से आवाज़ दे रही थी। रोमा उनके कमरे में आई तो वो उगताई हुई सी लगी। क्या समिया को दिन भर के लिए रोक लिया है। इतना भी ना सोचा कि छुट्टी का दिन है, बाप भाई एक आज ही के दिन घर पर होते हैं। फौरी तौर पर उससे कोई जवाब भी नहीं बन पड़ा। इतवार का दिन खुद उसके लिए भी अहम होता था। हारून उसे बतौर ख़ास बाहर भी ले जाता था। थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती और वो अपने कोई ज़रूरी काम होते तो वो भी निपटा लेती। अब उसे घर भेज दो, कह दो कि हम लोगों को कहीं जाना है। दादी ने एक माकूल जवाब भी उसे थमाया। कहाँ जाना है। अरे चले जाना कहीं भी, ये भी मैं ही बताऊँ। वो झंझला ही गई। अब इस वक्त तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी देर में तो खाने का वक्त हो जाएगा।
رومانہ کی آواز نیچی تھی، اسے فکر تھی کہ کمرے سے آوازیں کہیں لاؤنج میں نہ پہنچ رہی ہوں۔ دادی عادتاً زور سے بولتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، یہاں بیچ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا میں وہیں بھجوا دوں گی۔ محض اس کی دل آزاری کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے بیچ کی راہ نکالی۔ اور سنو، اتنی سی بات کا دھیان رکھ لیا کرو بیٹا کہ چھٹی کے دن ایسی مصروفیت نہ ہو، تھوڑا وقت باپ کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ صبح سے وہ اکیلا اپنی اسٹڈی میں بیٹھا ہے، اس کی تنہائی کا بھی کچھ خیال۔ جی دادی، اس نے ہلکے سے کہتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ بات تھی تو ٹھیک ہی، وہ خود کو سمیہ کے ساتھ مگن اور مصروف رکھ لیتی ہے، مگر ابا بیچارے تو صرف کام کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں، یا ذرا فرصت ملی تو کوئی کتاب پڑھ لی۔ اسے ان کی طرف سے اپنی بے پرواہی پر تھوڑی سی شرمندگی ہونے لگی۔ فوری طور پر تو دل یہی چاہا کہ جا کر ان کے پاس اسٹڈی میں بیٹھ جائے، مگر اب سمیہ کی موجودگی میں ایسا کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سمیہ نہ جانے کس سوچ میں گم تھی کہ اس کے قریب آ جانے پر بھی نہیں چونکی۔ چہرے پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ لیے وہ ایک طرف نگاہ جمائے، یقیناً کسی خوش خیال کے زیر اثر تھی۔ کوئی اچھی بات ہے تو ہمیں بھی بتا دو، روما کے کہنے پر وہ ہلکے سے چونکی۔ میری زندگی میں اچھی بات ابھی تک صرف یہی ہے کہ تم میری دوست ہو، باقی اچھی باتوں کی ابھی میں امید کر رہی ہوں۔ تمہاری ساری امیدیں پوری ہوں گی انشاءاللہ، میں تمہارے لیے بہت ساری دعائیں بھی کرتی ہوں۔ روما کے لہجے میں گہرا خلوص تھا۔ مجھے بھی یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، پورے اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنے بائیں طرف لگے شیشے میں دیکھا۔ وہ اور روما دونوں ہی اس میں دکھائی دے رہی تھی، اور پس منظر میں خوبصورتی کے ساتھ سجا ہوا یہ گھر جس کے ساتھ وہ ٹھیک ٹھاک میچ کر رہی تھی۔ فخر کا ایک احساس اس کے چہرے کو اور بھی جگمگا گیا۔ کاش اس کی جگہ روما اس گھر میں ہوتی جہاں عبدالعزیز اور امینہ کی محنت سے کچن کا چولہا جلتا تھا۔ پل کے چھوٹے سے وقفے میں دل میں بڑی شدت سے یہ خیال ابھرا تھا، اور اس نے اسے دبانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اس طرح کی سوچیں اس کے معمول کا حصہ تھیں اور وہ ان سے نکلنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ خواہشوں کی شدت کی جستجو کو مہمیز کرتی تھی۔ قناعت پسندی، صبر، سمجھوتا، اس قبیل کے سارے الفاظ سے اسے نفرت تھی۔ محض آگے بڑھنے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ساری عمر اس نے اپنے ماں باپ کو انہی الفاظ کا ورد کرتے دیکھا تھا، اور نتیجہ سمیہ عبدالعزیز کسی بھی لمحے یہ بھولنا نہیں چاہتی تھی کہ وہ وراثت میں ملنے والی اس خستہ حالی کا حصہ بن کر نہیں جیے گی۔ چلو ادھر میرے کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں سمیہ، یہاں تو مستقل ڈسٹربنس رہتی ہے۔ روما نے دادی کی ہدایت پر عمل کرنا چاہا، مگر اس کا موڈ نہیں تھا۔ یہی ٹھیک ہے، تمہارے کمرے میں تو بڑی گھٹن سی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی۔ روما سے اصرار بھی نہ ہو سکا۔ دادی کی ناراضی کو جھیل لینا نسبتاً آسان تھا سمیہ کی ناخوشی کو جھیلنے سے۔ یہ ہارون کیا چھٹی کا دن بھی اپنے کمرے میں گزارتا ہے؟ وہ ہارون سے خاصی چھوٹی تھی پر ہمیشہ اس کا نام لیتی تھی۔ نہیں، اصل میں ہم لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں نا، تو بس اسی لیے۔ جو اصل بات تھی روما نے وہی کہی۔ ہم نے روکا ہوا تو نہیں ہے، بس وہ ہارون بھائی خود ہی۔ جبھی وہ سامنے سے تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آتا دکھائی دیا۔ میں زین کے ساتھ کھانے پر جا رہا ہوں روما، ذرا دیر سے آؤں گا۔ زین کو یہیں بلا لیتے کھانے پر۔ روما کو افسوس ہونے لگا، ہارون کے اس وقت جانے کا مطلب تھا کہ اب شام ڈھلے ہی واپسی ہونی تھی۔ اور اس زین کے بچے کو کہیے گا کہ اتنی بھی توفیق نہیں کہ کبھی دادی اور مجھے بھی آ کر پوچھا کرے، روما کہتی ہوئی اس کے ساتھ بیرونی برآمدے کی طرف چلی گئی تھی۔ سمیہ نے نوٹ کیا تھا کہ ہارون نے اس کی طرف محض ایک اچٹتی سی نگاہ ہی ڈالی تھی، اور مخاطب کرنا تو جیسے بالکل ہی غیر ضروری سمجھا تھا۔ کسی الجھن بھرے احساس کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لاؤنج خالی تھا۔ تھوڑا آگے بڑھ کر وہ اس بڑی سی گلاس ونڈو تک آئی جہاں سے گھر کا بیرونی حصہ دکھائی دیتا تھا۔ ہارون گاڑی کے پاس کھڑا تھا اور روما مسکراتے ہوئے اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ہارون کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ سمیہ نے دیکھا کہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے روما کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ معلوم نہیں وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی، یقیناً فرمائشیں نوٹ کرا رہی ہوگی۔ ذرا رک کر اس نے اندازہ لگانا چاہا۔ یہ شاندار گھر، پورچ میں کھڑی گاڑیاں، ہارون جیسا بھائی۔ اسے اعتراف تھا کہ وہ عموماً روما سے سخت حسد میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور یہ ہارون۔ وہ بڑے عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ آج کا نظر انداز ہونا اسے بری طرح کھلا تھا۔ سیف نے گاڑی دو رویہ گھنے درختوں سے ڈھکی سڑک پر موڑی۔ یہ 1000 گز کے بنگلوں کی لائنیں تھیں اور یہاں آتے آتے شہر کی ہنگامہ خیزی پیچھے رہ جاتی تھی۔ داہنی طرف آتے ہوئے کٹ سے مڑ کر وہ پہلا گھر اس کی منزل تھا، اور بلا شبہ اس علاقے کے چند خوبصورت ترین گھروں میں سے ایک تھا۔ سیف نے گاڑی اندر لے جاتے ہوئے اطراف میں پھیلے اس خوبصورت سبزہ زار پر ایک نگاہ ڈالی جو ہمیشہ اس کی نگاہوں کو اپنی طرف اٹھنے پر مجبور کرتا تھا۔ گہری ہوتی ہوئی ہری ہری گھاس، قیمتی پودے اور جگہ جگہ ہوئی دلکش لینڈسکیپنگ، مگر عجیب بات تھی کہ نگاہوں کو اپنی طرف کھینچتا ہوا یہ نظارہ دل میں خوشی کی ذرا بھی رمق نہیں جگاتا تھا۔ تنہائی کا جو احساس اب اس کی ذات کا حصہ بن چکا تھا، اس کی انتہائی درجے کی مصروفیت میں کہیں دبا رہتا تھا، اس لیے وہ کبھی اپنی مصروفیت کا گلہ نہیں کرتا تھا،
मगर यहाँ इस गेट से अंदर आते ही बड़ा गहरा सन्नाटा उसके अंदर उतरने लगता। लाख कोशिश करता मगर अंदर कहीं वो सारे जख्म एक एक करके जागने लगते थे, जिन्हें उसने बड़ी बेमुरव्वती से नज़रअंदाज किया हुआ था। कसूर उस गहरे सन्नाटे का था जो इस घर पर हमा वक्त फैला रहता था, या फिर उस ताल्लुक का जो उसकी बदनसीबी के साथ जुड़ता था। दाखिली हिस्से में दाखिल होते ही वो मरकज़ी लाउंज में जाने के बजाय दूसरी तरफ मुड़कर कॉरिडोर की तरफ चला। इधर उधर देखते मुलाजमीन ने उसे सिर्फ सलाम किया था, किसी को उसकी रहनुमाई करने की ज़रूरत नहीं थी। सबको पता था कि वो यहाँ किससे मिलने आता है और वो कहाँ मिलेंगे। एक कमरे के आगे रुककर उसने हल्के से दस्तक दी। उसे फ़ौरन ही उनकी आवाज़ सुनाई दे गई। दरवाज़ा लॉक नहीं था और कमरे में कदम रखते ही वो उसे नज़र आ गए। इस खाली बड़े कमरे में वो कोने पर बड़ी सी मुसल्लस की शक्ल में बनी खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे थे, जहाँ से बाहर गहरे हरे रंग की हुक्मरानी दिखती थी। सैफ की तरफ उनकी पुश्त थी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर उन्होंने मुड़कर देखा तो सैफ ने तेज़ी से आगे बढ़कर उनकी व्हील चेयर को खुद थामा। जीते रहो, इस तरफ ले चलो। उन्होंने कमरे के उस हिस्से की तरफ इशारा किया जहाँ सोफ़े बिछे हुए थे। तबीयत कैसी है अब आपकी? और वो आपका अटेंडेंट दिखाई नहीं दे रहा आज? उनकी व्हील चेयर को चलाते हुए वो उनसे बड़ी मोहब्बत से मुखातिब था। मैं खुद उसे चंद घंटों की छुट्टी दे देता हूँ, बल्कि उसे क्या अपने आप को छुट्टी देता हूँ। कोई वक्त तो होना चाहिए ना जब इंसान किसी के ज़ेरे निगरानी ना हो। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? वो थोड़े से झंझला रहे थे। सैफ मुस्कुराने लगा। गुस्ताखी माफ़, बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपकी। इतनी देर अकेले रहना आपके लिए अच्छा नहीं है चचा जान। अकेला कहाँ, वो तुम्हारी सास भी तो होती हैं घर में कहीं ना कहीं। ज़रूरत होती है तो उन्हें बुलवा लेता हूँ। थोड़ी वक्त बहस तकरार में अच्छा गुजर जाता है। अपनी कहकर वो ज़ोर से हंसे। सैफ एक फ्लोर कुशन उठाकर उनके करीब बैठ चुका था। अपना ख्याल रखा करें चचा, बहुत ज़्यादा। उनके घुटने पर हाथ रखते हुए वो सिर्फ इतना ही कह सका। उन्होंने उसके हाथ को हल्के से थपथपाते हुए इस्पात में सर हिलाया। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने लगे हो। तुम्हारा काम देखता हूँ मैं अक्सर, माशाअल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हो। आपकी दुआ है। मेरी दुआ में इतना असर कहाँ होता तो तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों भरी होती। वो थोड़े से उदास होने लगे। मेरी फ़िक्र मत किया करें, मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहता हूँ। इस बार वो खासी खुशदिली से मुस्कुराया था। उनके सामने अपने और शहवार के बीच की तलखी को छुपाए रखने की उसे अब खासी प्रैक्टिस हो चुकी थी। और कम अज़ कम ये बात तो शहवार की सच ही है कि वो अच्छा खासा एक्टर साबित हो सकता है। शहवार का दिया हुआ ताना बड़ा बरवक्त याद आया था, मगर वो क्या करता। उसे सादिक चचा से बेहद मोहब्बत थी और उससे भी कहीं ज़्यादा वो उनकी इज्जत करता था। जीते रहो, खुश रहो, मुझे पता है। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मगर क्या करूँ, मैं ही बड़ा खुदगर्ज शख्स हूँ। अच्छा, ज़रा वो लिफाफा तो उठाओ। अधूरी सी बात करते करते उन्होंने मौजू बदला। ये उन सारी कंपनियों के शेयर्स हैं जो मैंने तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र कराए हैं। सैफ के हाथ से लिफाफा थामते हुए उन्होंने सरसरी से लहजे में इतला दी। प्लीज़ अब मज़ीद ऐसा ना कुछ करें चचा, सैफ यकदम ही संजीदा अंदाज में बोला था। मैंने फॉर्म मुकम्मल कर लिए हैं, तुम मुझे अभी साइन करके दे दो। 8 बजे महमूद साहब आएंगे, फिर वो जाने और उनका काम। सादिक इस्लाम साहब का लहजा हतमी था। वो फैसला कर चुके थे और सैफ के दस्तखत अब महज एक ज़ाब्ते की कार्रवाई थे। सैफ पुरसोच निगाहों से उनकी तरफ देखे गया। महमूद साहब, उनके वकील, दोस्त और सेक्रेटरी गोया सभी कुछ थे। पेशतर फैसलों में वो उन्हीं से मुशावरत किया करते थे। सादिक चचा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। शहवार से ये बातें छुप नहीं सकती और उसके बाद जाहिर है वो और ज़्यादा बुरा मनाएगी। सैफ की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे बाज रखे। अव्वल तो उसे पता ही नहीं चलेगा और चलता है तो इसका जवाब मैं खुद दे लूँगा। मैं अपनी चीज़ तुम्हें दूँ, किसी को दूँ, दरिया में फेंक दूँ या खैरात कर दूँ। शहवार तो क्या, कोई भी मुझे रोकने का हक़ नहीं रखता। तुम साइन करो। वो अब खफा होते दिखाई दे रहे थे। अभी जितने ऑप्शन दोहराए हैं, काश सादिक चचा उन्हीं में से किसी पर अमल कर लेते। सैफ के दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश उभरी थी। मेरा तुम्हारे अलावा कौन बैठा है? जब तुम भी मुझे मायूस करने पर तुल गए हो। इतने फ़ोन और इतने बुलावे भेजे हैं तो तुम्हारी तशरीफ़ आवरी हुई है। काम से ही फुर्सत नहीं मिलती जनाब को, हमारे लिए वक्त ही नहीं है। रफ़िया भाभी भी बेचारी जब बात होती है यही शिकायत करती हैं। जितनी देर मैंने इन चंद कागजात पर साइन किए वो इखलाकी दबाव बढ़ाने के लिए मज़ीद शिकायत ढूंढ ढूंढ कर लाते रहे, मगर अब लहजे में खासा इत्मीनान आ चुका था। सैफ एक गहरी सांस लेते हुए सीधा होकर बैठा। अंदर जमी बरसों की थकन मज़ीद बढ़ चुकी थी। जीते रहो, वो उदासी से मुस्कुरा दिया। तुम्हें देखता हूँ तो अंदर का एहसास जुर्म और भी बढ़ता है, मगर क्या करूँ, मेरे पास और चारा भी क्या था। वो भूल गए थे कि अभी चंद मिनट पहले वो उसकी कोताहियाँ गिनवा रहे थे। ऐसी बातें मत किया करें। क्या हुआ है मुझे? अच्छा भला हूँ, मसरूफियात ऐसी हैं कि अल्लाह की पनाह, वरना आपको इस शक्ल पर थोड़ी बहुत फ्रेशनेस भी ज़रूर मिल जाती। इस बार वो जानबूझकर हंसा था।
فریشنس آرام سے نہیں اندر کی خوشی سے آتی ہے چہرے پر۔ مان کیوں نہیں لیتے کہ خوش نہیں ہو؟ پتہ نہیں کیوں وہ زخموں پر جمے کھرنٹ کو بے رحمی سے کھرچنا چاہ رہے تھے۔ سیف کے چہرے پر عجیب سا تاثر ابھرنے لگا۔ وہ بھی خوش کہاں ہے صادق چچا؟ زندگی تو اس کی بھی جہنم بنی ہوئی ہے، اندر ہی اندر جلتی رہتی ہے، پھر چاروں طرف تپش تو پھیلے گی۔ سیف کی آواز قدرے دھیمی ہوتی چلی گئی۔ اس کا جہنم اس کا اپنا پیدا کرتا ہے، کم عقل کم نصیب۔ صادق چچا سے اس کی بات پوری سنی بھی نہیں گئی۔ اللہ نے اسے جس طرح نوازا ہے، اگر ساری عمر بھی سجدہ شکر بجا لاتی رہے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، مگر وہ غفلت میں گھری ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کبھی اس تکلیف کا ازالہ ہو بھی سکے گا یا نہیں جو تم اٹھا رہے ہو۔ ان کے لہجے میں پچھتاوے، دکھ، بے بسی، غصہ سبھی کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ تمہاری زندگی کے بہترین سال بدترین حالات میں گزر رہے ہیں سیف۔ اپنی طرف دیکھتے ہوئے سیف کو وہ بہت قابل رحم لگ رہے تھے۔ آپ اتنا مت سوچا کریں، حالات اتنے بھی برے نہیں، اور جتنے برے ہیں ان میں بھی بہتری کی امید تو رکھی جا سکتی ہے نا۔ آپ میرے اور شہوار کے حق میں دعا کیا کریں بس، کبھی نہ کبھی وہ سنبھل ہی جائے گی۔ آخر اس رشتے کو وہ نبھا تو رہی ہے۔ بڑی ملائمت سے وہ ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا تو اسے خود اپنے الفاظ اجنبی سے لگ رہے تھے، مگر اتنے عرصے ڈرامہ اور اس سے متعلق فیلڈ میں رہتے ہوئے وہ خود بھی اچھا اداکار ثابت ہونے لگا تھا اپنی اصل زندگی میں۔ اس کا ثبوت اسے چند منٹوں بعد ہی صادق چچا کے چہرے پر پھیلتے اطمینان سے ملا تھا، جو اتنا گہرا نہ صحیح مگر غنیمت تھا۔ حالات حاضرہ میں ہمہ وقت کئی ایشوز ایسے مل جاتے ہیں جن پر گھنٹوں بہت دلچسپی کے ساتھ بولا اور سنا جا سکتا تھا۔ وہ دونوں بھی دیر تک مصروف گفتگو رہے۔ وہ بہت تھک رہا تھا، ٹھیک سے آرام کیے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے، مگر صادق چچا کی خوشی کی خاطر وہ آج سارا وقت انہیں ہی دینا چاہ رہا تھا۔ اس بےحد آرام دہ کمرے میں اپنی معذوری کے ساتھ وہ کس طرح وقت گزارتے ہوں گے اور کتنے دن تک اس کا لا حاصل انتظار کرتے ہوں گے، دونوں ہی باتیں دل دکھاتی تھیں۔ ہر بار جب وہ یہاں سے اٹھتا تو جلد ہی دوسرا چکر لگانے کا پکا ارادہ باندھتا، مگر سوچا ہوا کہاں پورا ہوتا ہے۔ ذاتی زندگی میں وہ ہمیشہ اسی مسئلے کا شکار رہا تھا۔ وقت اور کام کی کمٹمنٹ پروفیشنل زندگی کے لیے وقف ہو کر رہ گئی تھی اور بس۔ کھانا کمرے میں ہی منگوا لیا گیا تھا اور صادق چچا کی بیگم جو اتنی دیر سے اس کی موجودگی سے آگاہ ہونے کے باوجود اسے مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھی، جس وقت وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے کھڑے کھڑے آ ہی گئی۔ السلام علیکم چچی جان۔ وہ احتراماً کھڑا ہوا۔ وہ جواباً منہ ہی منہ میں بڑبڑائیں۔ سیف نے خود ہی اندازہ لگا لیا کہ انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے۔ شہوار کو بھی لے آتے، بہت دن ہو گئے اسے یہاں آئے ہوئے، وہ شاید یہی شکوہ لے کر آئی تھی۔ اچھا، سیف کو حیرت سی ہوئی تھی۔ شہوار کو گھر میں گاڑی کی سہولت میسر تھی، کئی سال سے خود ڈرائیونگ کرتی چلی آ رہی تھی، کہیں آنے جانے میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس نے مناسب الفاظ میں یہی بات کہنا چاہی تو پتہ نہیں کیوں وہ برا منا گئیں۔ ظاہر ہے جب تمہیں فرصت نہیں ہے تو وہ غریب اکیلی نہ آئے جائے تو اور کیا کرے، اب ہر وقت تو گھر میں بیٹھی رہنے سے رہی۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، وہ دانستہ ہنسا۔ بہت دیر میں جو ماحول بہتر ہوا تھا اسے وہ بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ شکر تھا کہ صادق چچا کسی کا فون آنے پر اس طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہاں خالی گھر میں اس کے دل لگانے کے لیے ہے بھی کیا، تنہائی نے اسے نفسیاتی مریض تو بنا ہی دیا ہے۔ وہ خفگی سے کہتی ہوئی واپس چلی گئی۔ سیف سر جھٹک کر کھانے کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گیا۔ ان کی آخری کہی ہوئی بات سے وہ کم از کم پوری طرح متفق تھا۔ شام سے آیا بیٹھا ہے، معلوم نہیں کیا کانفرنس ہو رہی ہے چچا بھتیجے کے درمیان میں تو بس ابھی چند منٹ کے لیے گئی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھ کر شہوار کی والدہ اسے فون پر اطلاع دے رہی تھی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس میں اور نہ اس کی مصروفیت میں، آپ اگر میرا ساتھ دیتی تو میری زندگی اس طرح برباد نہیں ہوتی، دوسری طرف شہوار کہہ رہی تھی۔ گھر میں روزمرہ والی خاموشی تھی۔ روما نے اکتا کر کتاب بند کی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ دادی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ سوئی ہوئی نظر آئیں۔ صبح فجر سے بھی پہلے اٹھ جایا کرتی تھیں، سو دن میں کسی بھی وقت تھوڑی دیر کے لیے سوتی تھیں۔ اس نے آہستگی سے واپس دروازہ بند کر دیا۔ کچن میں سے کھٹ پٹ کی ہلکی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ رحمت بوا اور ان کی بیٹی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ صرف وہی تھی جس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک پڑھنے کے۔ اب 24 گھنٹے تو پڑھا نہیں جا سکتا نا۔ اس نے پڑھائی میں دل نہ لگنے کی توجیہ بھی نکال رکھی تھی۔ وہ یوں ہی دبے پاؤں چلتی اگلے برآمدے کی طرف آئی تو وہاں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ بیرونی دروازہ بند تھا اور کھڑکیوں کے بھاری پردے ابھی تک سرکائے نہیں گئے تھے۔ روما نے آگے بڑھ کر پردے ہٹائے اور سامنے لان کی طرف کھلنے والی کھڑکیاں ایک ایک کر کے کھول ڈالی۔ سیلی سیلی ٹھنڈی ہوا سارے گھر میں پھیلنے لگی۔ چہرے کو چھوتی یہ ٹھنڈک روما کو بہت اچھی لگتی تھی۔ سردیاں اب اختتام پذیر تھیں مگر ہمہ وقت چھائے بادل اور اوس بھری راتیں موسم کو ٹھنڈا کیے دے رہی تھیں۔ وہ یوں ہی کاہلی کے ساتھ داخلی دروازہ کھول کر سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ سامنے لان کے ساتھ والی کیاریوں اور سیڑھیوں کے اطراف میں رکھے گملوں میں رنگوں کی بہار تھی۔ سرما کے سارے پھول ابھی تک اپنی پوری دل فریبی کے ساتھ کھل رہے تھے۔
बैक वक्त इतने ढेर सारे रंग और इतनी ही इकसाम जो गिनना चाहो तो भी नामुमकिन। पीले, ऑरेंज, जामुनी, नीले, आसमानी, मैरून, काले और साथ में गुले दाउदी के हसीन तर नरम मुलायम रंग, सफ़ेद, हल्का गुलाबी, हल्का कासनी। बाज़ में तो ऐसा तसलसल महसूस होता जैसे किसी माहिर मुसव्वर की कलर प्लेट में एक ही बुनियादी रंग से कई मुख्तलिफ टोन निकाली गई हों। वो जब भी यहाँ आकर बैठती बड़ी महवियत से उन्हें तका करती। गेट के साथ वाली दीवार के किनारे लगे अशोका के दरख्तों के पास रहमत बुआ के नवासे नवासी कोई खेल खेल रहे थे। बुआ उन्हें आगे की तरफ खेलने से मना भी करती थी, मगर वो बाज नहीं आते। यहाँ घर में किसी को भी एतराज़ नहीं होता था, और तो और दादी भी, जो घर के चारों अफराद में सबसे सख्त तबीयत तस्वुर की जाती थी, उन्हें भी लान की खूबसूरती से ज़्यादा बच्चों के दम से होने वाली रौनक अच्छी लगती थी। मत टोका कर रहमत बच्चों को, करीब शाम को घंटा 2 घंटा खेलते ही तो हैं, ऐसा क्या बिगड़ जाएगा। रोमा ने उन्हें कई बार रहमत बुआ से कहते सुना था। बच्चे थे भी अच्छे, खामोशी से खेलते, न फूल तोड़ते और न ही पत्ते। वैसे भी माली मौजूद था देखभाल करने के लिए। भागा दौड़ी का कोई खेल हो रहा था। बच्चों की हंसी की आवाज़ें यहाँ तक आ रही थीं, गहरी खुशी के एहसास से लबरेज। बिना किसी बात के इस तरह दिल की इंतहाई गहराई से हंसना शायद सिर्फ बच्चों का ही मुकद्दर है। उसे नहीं पता था कि वो लोग क्यों हंस रहे हैं, फिर भी खुद ब खुद उसके लबों पर मुस्कुराहट उभरने लगी। दादी जाग रही होती तो उनसे पूछकर समिया के हाँ हो आती। उसे यही ख्याल आ रहा था कि इम्तिहान शुरू होने में बस 1 हफ्ता ही रह गया था। समिया ने आना जाना तकरीबन तर्क कर रखा था। पढ़ाई के मामले में वो हमेशा बेहद संजीदा रहती थी। पढ़ाई हो रही होती तो रोमा को भी निहायत बेमुरवती से नज़रअंदाज कर देती। वो थोड़ी सी देर अमीना चची के पास बैठकर आ जाती थी। समिया की आदतों से वो इतनी मानूस थी कि ज़रा भी बुरा नहीं लगता था। उल्टा उसे इतनी मेहनत करते देखकर दिल ही दुखता था, और जिन वजूहात की बिना पर वो उस तरह जान तोड़ मेहनत करती थी उनके बारे में सोचकर और भी ज़्यादा रंज होता था। अल्लाह करे समिया टॉप पोजीशन में आ जाए, इलाही आमीन। ध्यान उसी की तरफ जा रहा था, और दुआ तो वो उसकी कामयाबी के लिए दिन रात करती ही थी, और साथ में अपने लिए बस पास हो जाने की। गेट की तरफ होती आहट पर उसकी तवज्जो भी उस तरफ मबजूल होने लगी। हारून ने दादी और रोमा के अकेलेपन के ख्याल से चौकीदार रखना ज़रूरी समझा हुआ था, मगर आजकल वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर था। गेट पर शायद कोई था। रोमा ने रहमत बुआ के सबसे बड़े नवासे को गेट खोलते हुए देखा। वो उसे आवाज़ देकर मना करना चाह रही थी कि बिना पूछे गेट ना खोले, मगर वो खोल चुका था। ज़ैन की मोटरसाइकिल अंदर आ रही थी। बच्चे उससे मानूस थे और उन्होंने शायद कन्फर्म करके ही गेट खोला था। अब वो वहीं रुककर बच्चों से हाथ मिला रहा था। जेब से निकालकर उसने कुछ पैसे भी उनको दिए। रोमा मुस्कुराते हुए ये सारा मंजर देखे गई। ज़ैन का मिजाज बेहद दोस्ताना था। क्या तुम सब लोग मेरे इस्तकबाल के लिए ही यहाँ जमा थे? बाइक खड़ी करके वो कदरे फासले से ही पूछता हुआ आ रहा था। रोमा हल्के से हंसती। ज़ैन इसी तरह की खुश फहमियों में मुब्तला रहता था। होना भी चाहिए, आखिर इतने दिन बाद आया हूँ, वरना तुम यहाँ सीढ़ियों पर खड़ी कहाँ मिलती। बुलवाना पड़ता तुम्हें समिया बेगम के घर से। चंद बार उसके और हुस्ना फुप्पो वगैरह के आने पर ऐसा हुआ था कि वह घर के बजाय समिया के यहाँ थी। ज़ैन उसी बात को लेकर अक्सर हवाले देता था। इस वक्त कैसे नज़र आ रहे हो, ऑफिस नहीं गए क्या? रोमा उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछने लगी। तुम्हारी खातिर छुट्टी की है। उस रोज़ हारून ने कहा कि तुम याद कर रही हो, सो तुम्हारा हुक्म कैसे ना बजा लाता। अच्छा, इतने फर्मा बरदार तो तुम खैर नहीं हो। वो फिर से हंसती। मैं इससे भी ज़्यादा फर्मा बरदार हूँ, कभी आजमा कर देख लेना। वो उसके साथ चलता हुआ लाउंज में आ चुका था। लम्हे के बिल्कुल छोटे से वक्फे में एक अजीब सा एहसास बड़ी नरमी से छूता हुआ गुजरा, और ऐसा अक्सर हुआ करता था। ये जानते हुए भी कि ज़ैन को बिना सोचे समझे बोलते रहने की आदत है। कभी कभी वो उसकी मानी ख्याजी में उलझने लगती थी, मगर बस ज़रा देर के लिए, और फिर खुद अपने आप से शर्मिंदा होकर इस बेवकूफ़ी भरे एहसास से मुकम्मल निजात भी हासिल कर लेती। ज़ैन और ज़ारा दोनों ही उसे बेहद अजीज़ थे। करीबी खूनी रिश्तों में बंधे होने का एहसास और भी अपनायत को गहरा करता था। ज़ारा को भी ले आते जब तुम छुट्टी करके घर बैठे हुए थे। उसे थोड़ा सा गिला होने लगा। ज़ारा भी आ जाती तो दिन कैसा मज़े का गुजर जाता। उसे मेरी बाइक पर एतराज़ रहता है, और वो इकलौती छोटी सी गाड़ी अब्बा हजूर ही नहीं छोड़ते, तुम्हें पता है। दोनों जवाब 100% काबिल कबूल थे। ज़ैन के साथ ज़ारा तो क्या कोई भी शरीफ आदमी नहीं बैठ सकता था। वो इस रफ्तार से बाइक दौड़ाता कि खुदा की पनाह, और गाड़ी का मामला फूफा की सवाबदीद पर ही रहता था। उनके पूरे ख़ानदान को रिश्तेदारियाँ निभाने का जुनून था, और रिश्तेदार दूर नज़दीक सारे शहर में फैले हुए थे। सो अपने काम के बाद वो इसी हवाले से मसरूफ़ रहते। दादी सो रही हैं, उठाऊं? वो मुड़ने लगी, मगर उसने मना कर दिया। उठ जाएंगी खुद ही, मेरी आवाज़ तो तुम्हारे पास पड़ोसी को जमा कर सकती है। दादी की नींद तो चंद मिनटों में ही टूटी समझो। वो आदतन ज़ोर से बोलता था, और तमाम आदतों की तरह इस पर भी फ़ख्र करता था। और क्या हो रहा है पढ़ाई के अलावा?
कुछ भी नहीं, बस यूं ही बोरियत। कभी कभी तो दिन काटना भी मुश्किल होने लगता है। वो थोड़ी सी उदास होने लगी। बोरियत कैसी, इतने सारे काम होते हैं करने के लिए, कुछ भी कर लिया करो। ज़ैन उसका मसला अच्छी तरह समझता था। अकेलापन और मकसदियत से आ रही ज़िंदगी। उसकी जगह कोई भी होता तो इसी तरह नाखुश दिखाई देता। वो तो फिर खुद को कंट्रोल किए रखती थी। और अभी तो तुम्हारे इम्तिहान बिल्कुल सर पर हैं, परसेंटेज बढ़ाने की ही फ़िक्र कर लो। ज़ैन ने उसे थोड़ा सा ज़हनी तौर पर मुतहरिक करना चाहा, मगर शायद ये हल उसके लिए नहीं था। क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत की, पास तो वैसे भी हो ही जाऊंगी। आगे कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जो परसेंटेज घटने बढ़ने की फ़िक्र की जाए। बज़ाहिर उसने मुस्कुराते हुए यही कहा था, मगर साफ महसूस होता था कि आने वाले दौर की बेयकीनी अभी से उसे गिरफ्त में ले रही है। अभी से सारी बातें फ़र्ज करके मत बैठ जाओ, फ़िलहाल सारी तवज्जो इम्तिहान पर रखो। समिया भी तो है, देखो किस तरह अपनी पोजीशन को मेंटेन करती है। वो किसी तरह भी उसका हौसला बढ़ाना चाहता था तो इसी तरह की बातें किए गया। रोमा मुस्कुराते हुए उस बात में सर हिलाई गई। ज़ैन के खलूस पर रत्ती भर भी शुबा नहीं किया जा सकता था। वो ज़ारा और उसना फुप्पो तीनों ही बड़ी बेलौस मोहब्बत करने वाले थे। समिया का तो खैर किसी से मुकाबला किया ही नहीं जा सकता, वो तो शुरू से ही सबसे अलग है। इस साल भी सारे कॉलेज की निगाहें उस पर लगी हुई हैं। समिया का जिक्र करते हुए खुद ब खुद ही बड़ा नुमाया सा फ़ख्र उसके लहजे से छलकता था। ज़ैन को समिया से कोई ख़ास पुरखाश तो नहीं थी, मगर कभी कभी चिढ़ने भी लगता। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, असल में तुमने उसे बहुत अहमियत दे रखी है, वरना एक से एक पढ़ने वाली लड़कियां होंगी तुम्हारे कॉलेज में, और ख़ुद तुम क्या किसी से कम हो। क्यों नहीं मुकाबला करती अपनी समिया बेगम का। समिया से मुकाबला? उसे सुनकर ही इतना अजीब सा लगा जैसे कोई बड़ी बेअदबी ज़ैन से सरजद हो गई हो। अल्लाह ना करे जो मेरे और समिया के बीच में मुकाबलेबाजी हो। मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ कि वो जो कुछ भी चाहे उसे मिलता रहे। और वो? ज़ैन ने रोमा के चेहरे पर निगाहें जमाते हुए तजस्सुस भरा सवाल किया। वो भी तुम्हारे लिए ऐसा ही चाहती है क्या? बिल्कुल, वो भी मेरे लिए हमेशा वही चाहेगी जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो। वो पूरे एतमाद के साथ मुस्कुराई। ज़ैन ने कुछ कहना चाहा, मगर उसी वक्त दादी अपने कमरे से आती दिखाई दी तो वो उठकर उनकी तरफ बढ़ गया। आया भी कई दिन बाद था। रोमा को अंदाज़ा था कि अब बहुत देर तक वो सवाल पर सवाल ज़ैन से किए जाएंगी, सो वह बुआ को चाय का कहने किचन में चली गई। दादी की शिकायतों का वही लगा बंधा सा सिलसिला था। कोई आकर नहीं झांकता, खून सफ़ेद हो गया है, बेटी तक को माँ की याद नहीं आती, वगैरह वगैरह। ज़ैन मुस्कुरा कर सफाई दिए गया। उन्होंने ना मानना था ना मानी। मैं ही अपने दिल से मजबूर हूँ, सारी सारी रात तुम लोगों की फ़िक्र में जागती रहती हूँ। जब आप दिन में सोएंगी तो रात को कहाँ से नींद आएगी। बुढ़ापे में तो नींद वैसे भी कम हो जाती है। वो ज़रा भी मुतासिर नहीं हुआ। मैं कौन सी 100 साल की हो गई हूँ, तुम्हारे ददियाल में मुझसे भी 10-10 बरस बड़ी मौजूद हैं। उम्र का तस्करा दादी को भी जज्बाती कर जाता था। अच्छा, दिन में तो सोती हैं, ये तो मान लें। मोहब्बत से उनके कंधे पर हाथ फैलाते हुए वो बहस जारी रखे हुए था। अभी जब मैं यहाँ आया तो आप बेखबर सो रही थी। ऐसे ही चंद मिनट के लिए आंख लगी थी। मेरी किस्मत में ऐसी बेफिक्री कहाँ, जवान बच्ची घर में है आखिर। दादी आसानी से कायल नहीं होती थी। ख़ानदान में सभी उनकी आदत से वाकिफ़ थे। ज़ैन जो यूं ही लाड भरी बहस कर रहा था यकदम संजीदा होने लगा। रोमा बेचारी तो बिल्कुल ही घर में कैद होकर रह गई है, कहीं जाना ना आना, कोई मसरूफियत भी नहीं। ऊपर से ये तो है, वैसे समिया आ जाती है, रोमा खुद भी चली जाती है। अब तो इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, इसलिए कहीं और आना जाना तो मुमकिन नहीं रहा। दादी के ख्याल में ये कोई बड़ा मसला नहीं था। और इम्तिहान देने के बाद क्या करेगी? बिल्कुल ही घर में कैद हो जाए। आगे पढ़ने की इजाज़त तो आप उसे देंगी नहीं, ये आप पहले ही सबको बता चुकी हैं। दादी को उसका तंज समझने में दिक्कत नहीं हुई, मगर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रोमा की अम्मी के चले जाने के बाद से रोमा के मुतल्लिक हर फैसले का पूरा पूरा इख्तियार उन्हें ही हासिल था। घर में रहना कैद थोड़ी है, और फिर घर भी जिसमें सारे ज़माने के ऐशो आराम दस्तयाब हैं। खुदा का शुक्र है कि कोई जिम्मेदारी उसके सर नहीं, फिर ज़रूरत क्या है बाहर मारे मारे फिरने की। दादी के लहजे में बड़ा तमानियत भरा फ़ख्र था। ज़ैन ने एक गहरी सांस ली। असल में सारा मसला यही तो है नानी के रोमा के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, ना घर में और ना घर से बाहर। और ये जिसे आप मारा मारा फिरना कह रही हैं, ये भी बड़े काम की चीज़ साबित होता है बाज़ औक़ात। दादी के चेहरे के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। बिना किसी वजह के बाहर फिरना तो चलें गलत सही, मगर ये जो इतनी सारी औरतें लड़कियां पढ़ रही हैं, हर फील्ड में काम कर रही हैं, उनका निकलना तो लाजमी है। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका इस मुल्क की। लेक्चर मत दो, उनके टोकने पर उसे रुकना ही पड़ा। मैं कोई जाहिल मतलिक नहीं हूँ, मुझे भी सब पता है, लेकिन रोमा औरों जैसी नहीं है। ना तो उसमें इतनी अकल है और ना ही वो इतनी मेहनत के काम कर सकती है। उसे तो शहर में कहीं छोड़ दो तो वो शायद घर भी बड़ी मुश्किल से ही ढूंढ पाएगी। फिर मैं कैसे उसे बेफिक्री से बाहर जाने दे सकती हूँ। और यह भी नहीं कि वो कोई घर में कैद है, जाती आती है। खुद हारून भी उसका बहुत ख्याल रखता है।
दादी की तफसील से बात क्लियर हो जानी चाहिए थी, मगर ज़ैन की झंझलाहट और भी बढ़ने लगी। जो बात वो उन्हें समझाना चाह रहा था वो दूसरी ही थी। मैं सिर्फ उसके लिए आगे कोई मस्बत मसरूफियत होने की बात कर रहा हूँ। इम्तिहानों के बाद किसी कोर्स में एडमिशन ले ले या फिर आगे यूनिवर्सिटी में। आगे बहुत मसरूफियत है खैर से रोमा के लिए। बस कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, उसके बाद अपने घर की जिम्मेदारियाँ कुछ भी याद नहीं रहता। मैं तो दिन रात यही दुआ करती हूँ। उनकी सोच की परवाज़ यहीं तक थी और यही उनकी सबसे बड़ी परेशानी। आप नहीं समझेंगी। ज़ैन ने बेसाख्ता ही पेशानी को छुआ। मैं भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मालिक है रोमा का। अब तक वो खासा बुरा मना चुकी थी। असल में तो उन्हें ऐसी खाली खुली हमदर्दी से वैसे भी बेहद कोफ्त होती थी, चाहे वो हुस्ना करती या ज़ैन। इतने ही ख्याल मोहब्बत वाले होते तो रोमा को अपना लेने में क्या हर्ज था। उसकी यतीमी पर ही तरस खा लेते। उन्हें यही दुख खाए जाता था, मगर खुददार बहुत थी। ज़ैन से तो खैर ये सब कहने का सवाल ही नहीं उठता था, मगर वो हुस्ना से भी कभी रोमा के हवाले से सवाल नहीं कर पाई। लेकिन हारून लड़का था, उसकी बात और थी। सो वो ज़ारा का रिश्ता ना मिलने पर अफसोस का इजहार बरमला करती। अच्छा चलें, नाराज़ तो मत हो, इतने दिन बाद तो मैं आया हूँ आपसे मिलने। मेहरबानी है तुम्हारी जो तुमने हमारे लिए फ़ुर्सत निकाली। ज़ैन हंस पड़ा। इसका मतलब है कि आप वाकई नाराज़ हो गई हैं। वो बाकायदा हाथ जोड़कर उनके कदमों में आ बैठा तो उन्हें मुस्कुराना ही पड़ा। अब्बा आ गए हैं पिंडी से शादी अटेंड करके। उसने अब दानिस्ता उनकी दिलचस्पी की बातें शुरू की और अब आते ही उन्हें ज़ारा की शादी की फ़िक्र शुरू हो गई है। अच्छा, दादी की पेशानी पर बल सा पड़ने लगा। वहाँ से खूब सिखा पढ़ा कर भेजा होगा ख़ानदान वालों ने। इतनी अच्छी लड़की हाथ से थोड़ी निकलने देंगे। जल्द से जल्द अपना काम पक्का करना चाह रहे हैं। अम्मी भी यही कह रही थी। सारा किया धरा ही तुम्हारी अम्मी की बेवकूफ़ियों का है। इतने साल में अपने बच्चों के बारे में खुद फैसले का इख्तियार तक ना ले सकी। अभी ज़ारा का रिश्ता हुआ है, कल को ऐसे ही आंख बंद करके तुम्हारा भी हो जाएगा। हुस्ना को बस इतला दे दी जाएगी। वो और भी खफा हो गई। मकार, फरेबी, बतलबी, अपने ददियाल के बारे में खुद उसके ख्याल जो भी हों, दादी के सामने खामोशी नीम रजामंदी वाले फार्मूले पर ही अमल करता था। चंद मिनटों के लिए रोमा की फ़िक्र जैसे वाकई पसे पुश्त चली गई। रोमा जब लवाजमात से भरी ट्रे लेकर लाउंज में वापस आई तब तक माहौल में काफ़ी गर्म जोशी फैल चुकी थी। ज़ुबान के इस कदर मीठे जैसे शक्कर की गोली मुंह में रख कर बात कर रहे हों और दिलों में इस कदर कीना छुपा कर रखते हैं कि अल्लाह की पनाह। यकसानियत भरे दिनों की बोरियत मिटाने के लिए दादी को भी आज अच्छा टाइम पास मिला था। वाह, दिल खुश कर दिया, जीती रहो। कबाब, चाट, रोल्स, केक, हर प्लेट में कुछ न कुछ रखा हुआ था। लगता है अच्छी खासी सुगड़ होती जा रही हो। ज़ैन प्लेट में चीज़ें डालते हुए उसकी तारीफ़ किए गया। रोमा को उसकी तारीफ़ पर खुशी हो रही थी। किचन में दोपहर के खाने की तैयारी का सिलसिला जारी था। बुआ उसमें मसरूफ़ थी, सो उनके इसरार के बावजूद भी ये सारी चीज़ें वो खुद ही तल कर लाई थी। दादी ने भी न जाने कैसे सही अंदाज़ा लगा लिया। रहमत से तलवा लिए होते खुद खड़े होकर यह सब करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने एक तनकीदी सी निगाह उसके हुलिये पर डाली। कल का पहना हुआ हल्के रंगों का प्रिंटेड सूट, सांवली रंगत, इतनी देर किचन में खड़े रहने की वजह से शायद और भी ज़्यादा गहरी महसूस हो रही थी, या फिर उन्हें ही ऐसा लगा। क्या ही अच्छा होता जो ये वहाँ चूल्हे के आगे खड़े रहने की बजाय मुंह हाथ धोकर कपड़े तब्दील कर लेती। लड़कियां तो चलते फिरते अपना हुलिया 10 बार ठीक कर लेती हैं। रोमा की कमअक्ली उन्हें झंझलाहट में मुब्तला कर देती थी। अब मुंह खोलकर वो ये सब कहती क्या अच्छी लगती। तुम्हें क्या ज़रूरत थी चूल्हे में घुसने की? कोई हाथ वाथ तो नहीं चला लिया? रहमत नहीं है क्या किचन में? चली गई होगी अपने क्वार्टर का चक्कर लगाने के लिए। गुस्से का रुख रहमत बुआ की तरफ हो रहा था। दादी का होम एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा सख्त था। रोमा को अंदाज़ा था कि अब ज़रा ही देर में बुआ की शामत आनी है, सो फौरी सफाई लाजमी थी। बुआ किचन में ही हैं दादी, उन्होंने तो बहुत कहा, मगर मेरा दिल चाह रहा था खुद ये सब करने के लिए। रोल पर केचप लगाते हुए वो रवानी से कह गई। दादी का दिल जलकर खाक हुआ जा रहा था। एक तो जवाब भी हस्बे मंशा नहीं मिला था, दूसरे जिस तरह कचर कचर वो ये तीसरा रोल खा रही थी वो भी उन्हें सख्त नागवार गुजर रहा था। रोमा का अजब किस्सा था। नहीं खाती तो दिनों बस 2-4 नवालों पर ही गुजारा होता, और जब मूड होता तो तीनों वक्त खाने के अलावा भी वक्फे वक्फे से कुछ ना कुछ चलता रहता, ये सोचे बगैर कि ये क्या चीज़ जिल्द और सेहत के लिए अच्छी है और क्या नहीं। वो बेधड़क खाती पीती थी। दादी सुबह की टीवी ट्रांसमिशन बड़ी पाबंदी और शौक़ के साथ देखती थी। हुस्न सेहत के बारे में उनकी मालूमात खासी काबिल रश्क थी। अच्छी तरह पता था कि तली हुई अशिया की ज़्यादती लड़कियों के चेहरे की रौनक छीन लेती है, सो कोशिश करती थी कि रोमा के आगे तली हुई चीज़ें ना ही आए तो अच्छा है। मगर वह जब भी मौका मिलता उनकी की गई सारी एहतियाती तदाबीर को मलिया मेट कर देती। रोल्स के बाद जब उसका हाथ कबाबों की तरफ बढ़ रहा था तो उन्हें उसे टोकना ही पड़ गया। अब बस कर दो, तुम मना भी करती हूँ कि तली हुई चीज़ें मत खाया करो, मगर ज़रा जो असर। मैं चाय लेकर आती हूँ, वो तेज़ी से कहती हुई उठकर लाउंज से किचन की तरफ चली गई।
महज एक निगाह में ज़ैन ने उसके चेहरे पर फैली शर्मिंदगी को महसूस किया। आप क्यों उसे हर वक्त टोकती हैं? अगर थोड़ा बहुत खाना चाह रही थी तो क्या बुराई थी? और फिर आपका लहजा भी। ज़ैन को दादी का लहजा बुरा लगा था, मगर पास से अदब में वो उन्हें इससे ज़्यादा कह भी नहीं सकता था। दादी को याद आया कि आज उसने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। क्या पता इसीलिए ज़ैन को यह बात बताती तो वो और भी खफा होता। सो वो हस्बे आदत अपनी बात पर ही इसरार किए गई। ज़रा ख्याल नहीं रखती है, मैं अगर ना रोक टोक करूँ तो पता नहीं क्या हाल करेगी अपना। ज़रा जो खुद से एहसास हो इस लड़की को अपना। रोमा के बारे में दादी के कम्प्लेक्सिस से सभी आगाह थे। ज़ैन तो अक्सर जानबूझकर मज़े भी लिया करता था, पर इस वक्त वो संजीदा था। आप हर वक्त उसकी शक्ल सूरत के बारे में मत सोचा करें। कोई ख़राबी नहीं है रोमा में, उल्टा आपकी बिला वजह की रोक टोक उसकी खुद एतमादी ख़त्म कर देंगी। मुझे मत समझाओ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। रोमा और हारून मेरी जिम्मेदारी हैं, मेरे अलावा और है कौन जिसे उनकी फ़िक्र हो। बिन माँ के बच्चे हैं, तुम्हारी माँ तो हफ्तों खबर भी नहीं लेती। दादी की खफगी का रुख कहीं से कहीं मुड़ने लगा। सबसे ज़्यादा गुस्सा उन्हें हुस्ना पर ही आता था। रोमा और हारून के हवाले से सोचती तो और भी ज़्यादा दिल दुखता। कौन था उन दोनों का? ननिहाल सारा आहिस्ता आहिस्ता बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुका था। अगर हुस्ना थोड़ी सी हिम्मत से काम लेती तो ज़ारा और ज़ैन दोनों ही से रिश्ते तय पा सकते थे। दादी की सोच की सुई यहीं अटकी रहती थी, मगर खुददार बहुत थी। रोमा के लिए इस तरह की ख्वाहिश का इजहार करना मायूब समझती थी। सो गुस्सा दूसरे अल्फाज में निकालती। तुम्हारी माँ को तो भाई के अकेलेपन का भी ख्याल नहीं आता। मजाल है जो कभी 2 घड़ी उस गरीब के पास भी आकर बैठे। ज़ैन चुपचाप सुने गया। अगर इस तरह उनका दिल हल्का होता था तो यूं ही सही।